गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी आचार्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह है, जिसमें है पाठ संख्या 7, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। इनके जीवन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, कहानी संग्रह, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ। पटकथाएं रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। यानी ये किस समय की है? नई कहानी आंदोलन के समय की है। नई कहानी आंदोलन छठा दशक में जो नया मोड़ आया, उसमें मन्नू जी का विशेष योगदान रहा है। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन, कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में भी व्यक्त हुई है। विसंगतियाँ यानी उस समय जो कुरीतियाँ थी, बुरी चीज़ें थी, उनके बारे में उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है। यानी मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों ना हो, उन सभी को उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से बताया है। यहाँ आप मन्नू जी द्वारा लिखित एक पटकथा किसको कहते हैं? पट यानी पर्दा, यानी जो पर्दे के पीछे पर्दे, पटकथा यानी जहाँ अपन बार बार उन दृश्यों को दर्शा सके, और वैसे पट का अर्थ है पर्दा। पढ़ने जा रहे हैं पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा। रजत पट यानी फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलीविज़न के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितना कि पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। यानी पटकथा धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है। पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी है। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की एक कड़ी दी जा रही है। यानी धारावाहिक का नाम क्या है? रजनी। रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। क्या है? टीवी धारावाहिक। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। यानी ये जो नाटक हैं, पटकथाएं हैं, चल रही थी। वासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। यानी इसके निर्देशक कौन है? वासु चटर्जी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती है। यानी एक स्त्री पात्र हैं जो कि क्या है? इंसाफ को पसंद करती है और इंसाफ के लिए जूझती रहती है। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर ध्यान खींचता है। यानी प्रस्तुत जो अंश है, व्यवसाय बनती हुई शिक्षा की ओर ध्यान दिला रहा है। रजनी मध्यम परिवार यानी मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं, परिवार के फ्लैट का एक कमरा, एक महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है, बाई दरवाज़ा खोलती है, रजनी का प्रवेश। अब इसके मुख्य पात्र कौन है आपके? रजनी। रजनी, लीला बहन कहाँ हो? बाजार नहीं चलना क्या? लीला बहन,
रसोई में से हाथ पोंछती हुई निकलती है। चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। चेहरे पर खुशी का भाव। रजनी, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया ही नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी। सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला है, मैं अभी से बता देती हूँ। लीला हंसकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, केसरिया रसमलाई। अमित को बहुत पसंद है ना। रजनी, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती यानी भूल ही जाती। लीला, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हें वह नहीं ले जाकर दे तब तक उसे सुकून नहीं मिलता, यानी तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं भोग लगाता। हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं, रजनी आंटी ही तो है उसकी हीरो। दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं। रजनी, बहुत मेधावी बच्चा है। मेधावी यानी बुद्धिमान। अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीला, बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरफ से दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलती है। अमित का प्रवेश होता है। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेशन अमित। बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए, अमित, लो लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीला उसे अपनी बाहों में भर कर, लीला, पर तुम तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था तेरा। पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, लेकिन फिर भी पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले सफाई वफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। यानी अमित का जो पेपर है वो मैथ का बहुत अच्छा हुआ था। रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगते हैं। इंग्लिश में 86, हिस्ट्री में 80, सिविक्स में 88, हिंदी में 82, ड्राइंग में 90। सबसे कम है मैथ्स में ही। अमित, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते थे कि ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना। और अमित इस तरीके से रो पड़ता है। लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब दो दो विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, अपने आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती है। पर यह तो अधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। रजनी रजनी की भौं में एकाएक बल पड़ जाते हैं। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए। अमित रोएगा नहीं, समझे। मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना, बस कुछ देर रुक कर। तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था। अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे। अमित, नहीं, ज्यों कि त्यों आकर कर दिए थे। हमको आते थे वो सारे सवाल। रजनी, मैथ्स के सर कौन है। अमित, मिस्टर पाठक। रजनी, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे। 22 साल। 22 साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए थे। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू किया। मुझ से भी सब तभी से कह रहे थे। लीला, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे।
इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। रजनी उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। अमित हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली भी में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना ही रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लिया, अब 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों से फिर आंसू टपक पड़ते हैं। रजनी डांटते हुए फिर आंसू। जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है और ठीक ही किया है। जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो, उसमें क्यों लोगे ट्यूशन। ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं अमित। आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती। अगर सर कहे और बार बार कहे तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम ही आते हैं। रजनी पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। अमित हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। रजनी यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी। तो यह तो सर की गलती है। नहीं, सर की गलती नहीं, बदमाशी है। और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। अमित इस भाव से सिर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही है। रजनी आंटी लीला 2 गिलास में शिकंजी बनाकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी घुड़कती है, यानी डांटती है। रजनी चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है शिकंजी खत्म करके। कल आप 9 बजे तैयार रहिए साहब। अमित साहब आपके स्कूल चलना है। अमित एकदम डर जाता है। कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। इस प्रकार से अपन ने देखा कि अमित के गणित में नंबर कम आते हैं पेपर अच्छा करने के बाद भी। तो रजनी जो है वो इस बात को समझ जाती है कि जो शिक्षक है वो ट्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ट्यूशन के कारण ही अमित को उन्होंने नंबर नहीं दिए हैं। तो वो एक सामाजिक स्त्री हैं। समाज में होने वाली जो बुराइयां हैं, अत्याचार हैं, उन सब के खिलाफ वो आवाज़ उठाती है। इसीलिए वो अमित के साथ उसके स्कूल जाने के लिए तैयार होती है कि अमित जो है स्कूल उसके साथ जाए और उसकी जो नोटबुक है उसे वो देखे कि वास्तव में अमित के नंबर कम क्यों आए हैं, और जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं की जा रही हैं, उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा सके। इसके आगे का जो पटकथा है रजनी, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।